रितेश अपने बॉस मनीष का चहीता और भरोसेमंद एम्प्लॉय होता है। या यूं कहो कि उन दोनों का बॉन्ड किसी बाप बेटे या दोस्त से कम नहीं होता। वक्त के साथ साथ मनीष की हालत खराब होती है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। रितेश बेटा, मेरे जाने का समय आ चुका है, इसीलिए मैं तुमसे एक आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूँ। मनीष सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही होगा, पर जाने से पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी दोनों बेटियों के साथ शादी करोगी। मना मत करना बेटा। देखो, मैंने अपनी सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों एक ही लड़के से शादी कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चों, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अगर मेरे जाने के बाद तुम दोनों का कोई अच्छे से ख्याल रख सकता है तो वो रितेश है। रितेश जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन सर, नहीं रितेश बेटा, तुम्हें मुझे वचन देना ही होगा। तुम्हें मेरी कसम। लेकिन पापा, आप ऐसा कैसा कर सकते हो? हम दोनों बहनें एक ही आदमी से शादी कैसे पॉसिबल है ये? मुझे माफ कर दो बच्चों, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे जाने के बाद जहां भी रहो, साथ रहो। पापा। बेटा, तुम्हारी माँ तो हमें कई साल पहले ही छोड़कर चली गई और मैं एक अनाथ था। मैंने अकेली ही अपनी जिंदगी बनाई। मेरे जाने के बाद तुम दोनों का इस दुनिया में कोई अपना नहीं होगा। इसीलिए मैंने जो भी फैसला लिया है वो एकदम सही है। रितेश को ना चाहते हुए भी मनीष की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है और उसे उन दोनों बहनों से शादी करनी पड़ती है। कुछ ही दिनों बाद मनीष की मृत्यु हो जाती है। शादी के बाद रितेश अपनी दोनों बीवियों का खूब ख्याल रखता है। ये लो तानिया, गर्मा गर्म इलायची वाला दूध। तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना, और ये दवाई भी खा लो। तुम पागल हो क्या? जब देखो तब मेरी देखरेख करते रहते हो। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, समझे ना? हाँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। फिर रितेश जब बाहर आता है तब वो देखता है कि आरोही किताब पढ़ते पढ़ते आंगन में ही सो गई है। तब वो वहां जाकर उस पर कंबल ओढ़ देता है और मच्छर का कॉइल भी जला देता है ताकि उसे कोई मच्छर ना काटे। तुम दोनों बहनें चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन सर ने सौंपी हुई जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगा। पहले पहले तो दोनों बहनों को रितेश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्हें उसका केयर करना बहुत अच्छा लगता है और उन दोनों को भी रितेश से प्यार हो जाता है। एक दिन, अरे दीदी, आप रितेश के कमरे में तकिया और कंबल लेकर क्यों आई हो? इतने दिनों तक तो आप अपने कमरे में ही सोती थी ना। जाइए, अपने कमरे में जाकर सोइए, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी आज साथ में सोने वाले हैं। ओ मैडम, काय के मियाँ बीवी? मैं तुमसे बड़ी हूँ, उस हिसाब से रितेश पहले मेरे पति है। तुम फुटो यहाँ से, मैं और रितेश साथ में सोएंगे। तानिया और आरोही दोनों एक साथ बेड पर टूट पड़ती है और बेचारे रितेश को बेड से नीचे गिरा देती है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? सोने दो मुझे। रितेश, इस तानिया की बच्ची को कह दो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और सबसे पहले मेरा तुम पर हक है। अरे तुम्हारा हक गया तेल लेने। शादी हम दोनों की साथ में हुई है और रितेश मेरा भी पति है, इसीलिए मैं इसके साथ सोऊंगी और इसीलिए तुम अपनी सड़ी हुई शक्ल और सड़ा हुआ कंबल लेकर यहाँ से निकल जाओ। तेरी इतनी हिम्मत, बदतमीज कहीं की। अरे बस, तुम दोनों यहाँ पर जंगली बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रही हो? मैं तुम दोनों के भी साथ नहीं सोऊंगा। मैं जा रहा हूँ कार में सोने और कार लॉक करके सोऊंगा ताकि तुम दोनों वहां पे आकर मुझे परेशान ना कर सको। लेकिन रितेश रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो।
रितेश किसी की बात नहीं सुनता और वो अपनी कार में जाकर सो जाता है और दोनों बहनें अकेली ही सो जाती हैं। फिर एक दिन दोनों बहनें रितेश के लिए उसका मनपसंद खाना बनाती है। कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसीलिए मैं अपने पति परमेश्वर के लिए आज ये सारे स्वादिष्ट और मजेदार पकवान बना रही हूँ। देखना, रितेश तो सिर्फ मेरे खाने के पीछे ही लट्टू हो जाएगा। खाना बना तानिया, अपनी बेवकूफ सी खोपड़ी में ख्याली पुलाव मत बना। और ये तेरी गलतफहमी है कि रितेश तेरा बना हुआ खाना खाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाएगा। तुम तो बस देखती ही रह जाओगी। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, ये तो वक्त ही बताएगा कि रितेश किसके हाथ का खाना खाएगा। फिर दोनों बहनें रितेश के लिए खाना लेकर जाती हैं। देखो तो रितेश, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है। ये जली हुई खीर की बर्फी तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुमने एक दिन हमारे घर पर आकर खाई भी थी। अरे नहीं रितेश, पहले मेरा खाना खाओ। दीदी से अच्छा खाना तो मैंने बनाया है। नहीं रितेश, पहले मेरा खाना खाओ। नहीं नहीं दीदी, आप ज्यादा लाड में मत आओ। रितेश तो पहले मेरा बना हुआ खाना ही खाएगा। अरे बाबा, मैं तुम दोनों का खाना साथ में खाऊंगा, ठीक है? ये देखो। फिर रितेश दोनों बहनों का खाना एक साथ खाता है। अरे ये क्या रितेश, तुमने पूरा तो खाया ही नहीं और तारीफ भी नहीं की। हाँ रितेश, पूरा खत्म करो, चाहे तो इस तानिया का छोड़ दो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाया है ये खाना, इसे तो तुम्हें पूरा ही खाना होगा। हे भगवान, ठीक है। फिर रितेश को ना चाहते हुए भी दोनों बहनों का खाना खत्म करना पड़ता है और उसके बाद उसका पेट बुरी तरह से खराब हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। आप दोनों में से पेशेंट की वाइफ कौन है? फाइल पेपर्स पर सिग्नेचर चाहिए था उनका। मैं हूँ। नर्स, ये फाइल मुझे दो। मैं हूँ पेशेंट की वाइफ। नहीं, ये नकली वाइफ है, मैं असली वाइफ हूँ। मुझे दो ये फाइल। नहीं, मुझे दो, मैं ही हूँ रितेश की वाइफ। नहीं, मैं हूँ, मैं साइन करूंगी इन पेपर्स पर। ओह गॉड, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगी। लाइए, मुझे दो ये पेपर्स, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, मैं ही साइन कर देता हूँ इन पर। फिर रितेश खुद ही उन पेपर्स पर साइन कर देता है। कुछ दिनों बाद वो ठीक होने पर अपनी दोनों बीवियों के साथ हनीमून पर चला जाता है। इन दोनों को तो साथ में ही ले आया ताकि दोनों फिर से लड़ाई ना करें। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है, बस इस हनीमून पर कोई आंधी या तूफान ना आए, क्योंकि इन दोनों का तो कुछ भरोसा ही नहीं बाबा। उसी रात तानिया आरोही की ड्रिंक में नींद की दवा मिलाती है। अब जब दीदी इस ड्रिंक को पिएगी तो उसके बाद तो वो सो ही जाएगी और इसी बहाने मैं और रितेश हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। वरना मेरी चुड़ैल दीदी के होते हुए ये सब कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता। लेकिन आरोही की जगह रितेश उस ड्रिंक को पी लेता है, जिसके बाद उसे बहुत तेज नींद आती है और वो सीधे 24 घंटों बाद ही उठता है। चुप रहो आप दीदी, ज्यादा बकवास मत करो, जो मन में आया बोले जा रहे हो। तू चुप कर नालायक लड़की, तुझे शर्म नहीं आती है हरकत करते हुए? तूने मेरी ड्रिंक में नींद की दवाई मिलाई थी, जिसके चलते तू और रितेश साथ में रह सके। कितनी बुरी है तू तानिया। आप तो रहने ही दो दीदी, साफ साफ दिखता है कि कौन कितना बुरा है। आपको वो ड्रिंक पीनी चाहिए थी, लेकिन रितेश ने वो ड्रिंक पी ली और मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। जाओ अब जाकर किसी चुल्लू भर पानी में डुबकी लगाओ। अरे घन चक्कर, मैं क्यों डुबकी लगाऊं? तू ही लगा ले और दफा हो जा मेरी और रितेश की जिंदगी से, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अरे आप ही दफा हो जाओ, समझी ना? ज्यादा मुंह मत चला, वरना एक झापड़ लगाऊंगी तुझे। बस
बहुत हुआ तुम दोनों का। अरे तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं सर की जायदाद के कारण तुम्हारे साथ हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज ही सारी जायदाद तुम दोनों को वापस लौटा दूंगा, लेकिन मुझे तुम दोनों की लड़ाई से छुटकारा चाहिए। दूर हो जाओ मुझसे। तुम दोनों के रोज रोज के तमाशे मुझसे सहे नहीं जा रहे। लेकिन रितेश, ऐसा मत कहो रितेश। तो फिर कैसे कहूँ? जब देखो तब लड़ती झगड़ती रहती हो। तुम दोनों में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों भी वादों के भंवर में फंस चुकी हो, जैसे मैं फंस गया हूँ। लेकिन ऐसे नहीं चल सकता ना। सॉरी रितेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी ओवर पॉसेसिव हो गई। हाँ रितेश, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार तो मैं भी तुम दोनों से बहुत करता हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रहोगी तो हम तीनों साथ में खुश कैसे रह पाएंगे? इसीलिए मेरा तुम दोनों से अलग होना ही अच्छा रहेगा। नहीं नहीं रितेश, ऐसा मत कहो। हम दोनों बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, साथ मिलकर समझदारी से रहेंगे। बस तुम हमारे साथ रहो। हाँ रितेश, पक्का प्रॉमिस। हम आज के बाद से कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। और इस तरह अंत में वो तीनों भी साथ में खुशी से रहने लगते हैं। ईशिता की शादी अजित से होती है। ससुराल में अजित की माँ शोभा, पिता केशवनाथ और छोटी बहन हेतल होती है। ईशिता एक मॉडर्न जमाने की लड़की होती है, लेकिन उसके सास ससुर बहुत ही सख्त किस्म के लोग होते हैं। एक दिन की बात है, करवा चौथ का त्योहार नजदीक होता है। ओ ईशिता बहू, कल करवा चौथ है। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए तुम्हें व्रत रखना होगा, समझ गई ना? लेकिन माँ जी, मैं ये व्रत नहीं रखूंगी। क्या? हाँ माँ जी, मुझे दिन भर भूखा नहीं रहा जाता। अगर मैं व्रत नहीं रखूंगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अजित की लंबी उम्र की प्रार्थना नहीं करती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ माँ जी, लेकिन उसके लिए मुझे भूखा नहीं रहना। अरे कलमुई, तुझे क्या पता रीति रिवाजों के बारे में? तुझ जैसी लड़की तो यही कहेगी। माँ जी, मुझे रीति रिवाज और हमारे भारतीय संस्कृति की पूरी जानकारी है, लेकिन मैं ये व्रत नहीं रखूंगी। ओ बहुरानी, ज्यादा मुंह मत चलाओ और तुम्हारी सास जैसा बोल रही है वैसा ही करो। लेकिन पापा जी, मुझे कुछ नहीं सुनना और मैंने कह दिया सो कह दिया। ठीक है पापा, अगर ईशिता ये व्रत रखेगी तो मैं भी उसके लिए व्रत रखूंगा। सिर्फ ईशिता ही क्यों अकेली भूखी प्यासी रहे भला? मैं भी उसकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। अरे नालायक निकम्मे लड़के, तेरी अक्ल क्या घास चरने गई है क्या? मैंने इतने सालों से आज तक तेरी माँ के लिए कोई व्रत नहीं रखा, और तू अब अपनी बीवी के लिए व्रत रखेगा? ये सारी नौटंकी इस घर में नहीं चलने वाली। वो रील्स फिल्स देखकर तुम लोगों की बुद्धियां तो भ्रष्ट हो रखी है। उसने व्रत रखा तो तुम लोगों को भी करना है और सभी जगह पर स्टेटस लगाने हैं। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ईशिता को व्रत रखना ही होगा। अपने कठोर सास ससुर के दबाव में आकर ईशिता को करवा चौथ का व्रत रखना ही पड़ता है। उसकी सास उस दिन 24 घंटे उस पर सीसीटीवी कैमरा की तरह नजर रखती है। एक दिन हेतल की रिश्ते की बात चल रही होती है। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, ना किसी के घर जाकर चूल्हा चौका करना है। चुप करो चुड़ैल, तुझे पढ़ाया लिखाया उसी का शुक्र मना। लड़कियों को जितना ज्यादा सर पर चढ़ाया जाए उतना वो सिर पर नाचने लगती है। इसीलिए सही यही होता है कि लड़कियों को दायरे में रखा जाए। लेकिन पापा जी, अगर हेतल को पढ़ना है तो उसे पढ़ने दीजिए ना। उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी शादी करना, ये तो सरासर गलत बात है। हाँ पापा, भाभी एकदम सही कह रही है। प्लीज मेरे साथ गलत मत कीजिए। मास्टरनी साहिबा,
हमें मत सिखा सही गलत क्या है। ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए हमारे, आई बड़ी। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, ससुराल में रोक टोक और नियम बढ़ने ही लगते हैं। एक दिन ईशिता अपनी सहेलियों से मिलने के लिए जीन्स और टॉप पहनकर जा रही होती है। तभी उसकी सास रास्ते में पैर अड़ाकर उसे फर्श पर गिराती है। आह! क्या रे चम्मच चल्लो, किधर चली हो मटक मटक कर? चल अभी की अभी इस जीन्स और टॉप को उतार, वरना मैं तुझे तेरे मायके पार्सल कर दूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने तो जीन्स और टॉप पहना है, कोई छोटे कपड़े नहीं पहने मैंने। प्लीज जाने दो ना, साड़ी में मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। ये कपड़े बहुत कंफर्टेबल है माँ जी। तुम्हारी सास ने जो भी कहा है उसका पालन करो, वरना बहुत बुरा होगा। अगर इस तरह के कपड़े पहनोगी तो रास्ते पर जाने वाले सभी लोग तुम्हें घूरते ही रहेंगे। तुम्हारी सास ने जो कहा है उसका पालन करो, वरना बहुत बुरा होगा। ठीक है। ईशिता को जीन्स बदलकर फिर से साड़ी पहननी पड़ती है। एक दिन जब ईशिता और अजित दोनों हनीमून का प्लान बनाते हैं, तभी वह दोनों शोभा और केशवनाथ से अनुमति लेने आते हैं। क्या? सच में? इस लड़की के दिमाग में तो भूसा पहले से ही भरा हुआ था, और अब ये मेरे बेटे का भी दिमाग खराब कर रही है। कोई कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप घर पर रहो। जब पूरा परिवार किसी यात्रा पर जाएगा तब तुम घूम लेना। लेकिन माँ जी, पापा जी, हमने तो गोवा की टिकट्स बुक भी कर दिए हैं, प्लीज हमें जाने दो ना। इतने नियम और कानून तो जेल में भी नहीं होते। हाँ माँ, प्लीज हमें जाने दो ना। चुप रहो तुम दोनों। अरे हमने क्या घूम घूम कर बच्चे पैदा किए हैं क्या? नहीं ना। ज्यादा हनीमून के सपने मत देखो, वरना मैं तुम दोनों को लात मार के चांद पर पहुंचा दूंगी। बेचारे अजित और ईशिता नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन ईशिता सबके लिए खाना परोसती है और वो खुद भी खाना खाने जाती है। तभी उसकी सास उसकी थाली छीन लेती है। अजित, देखो तुम्हारी माँ ने क्या कर दिया। मैं खाना खा रही थी, उतने में मेरे हाथ से खाने की थाली ही छीन ली। ऐसा भी कोई करता है क्या? बस बहू, ज्यादा बकर बकर मत कर। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? जो अपने पति और ससुर से पहले खाना खाती है, घर के मर्द पहले खाना खाते हैं, समझी तू? और ये क्या बदतमीजी है, जब देखो तब अपने पति को नाम से बुलाती रहती हो। निर्लज्ज लड़की, अपने पति को इज्जत देकर बुलाओ, रोजाना उसके पैर छुआ करो। लेकिन नहीं, तुम तो एकदम टेढ़ी हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारे नियमों से रहना होगा, और अगर तुम्हें यहाँ रहना इतना ही नापसंद है तो चलती बनो यहाँ से। ईशिता का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो चिल्ला पड़ती है, बस अब आप लोग एक और शब्द नहीं कहेंगे। अरे कितना अनुशासन करोगे, घुटन महसूस होने लगी है अब मुझे यहाँ पर। अजित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे ससुराल में नहीं रह सकती जो किसी कैद खाने से कम नहीं। ईशिता, मेरी भी लाइफ है, मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। मैं आपकी ये रोज रोज की पाबंदियों को नहीं सह पाऊंगी। कितने नियम और कानून हैं, आप ये जो भी कुछ बोलते हो उसके पीछे का मीनिंग भी आपको पता है। चलो पापा जी, अब आप ही बताइए कि पत्नी अपने पति के पैर क्यों छूती है, पता है आपको? उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसका आदर सम्मान करने के लिए छूती है। इसके अलावा अध्यात्म में इसका एक और कारण भी है। एक बीवी अपने पति के पैर छूती है क्योंकि उसके हाथों में देवगुरु बृहस्पति होते हैं और पति के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और जब इन दोनों का मिलाप होता है तब धन योग बनता है। क्या ऐसे भी होता है? और ये सब तुझे कैसे पता बहू?
अरे माँ जी, आप वो सब छोड़िए, मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है। आपको क्या लगा कि मैं बस पढ़ी लिखी और मॉडर्न हूँ, जिसे अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता? मुझे अध्यात्म विषय में भी रुचि है, और आप जो जो अनुशासन लगाते हो उससे जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण बात पता है मुझे। हाय राम! और पापा जी, आपको क्या लगा, साड़ी पहने तो कोई घूर घूर कर नहीं देखता क्या? अरे वो तो आपकी सोच है, जिसको देखना है वो तो बुरखे में भी देखेगा। साड़ी से ज्यादा बदन तो जींस और टॉप में ढकता है, साड़ी में तो फिर भी पेट दिखता है। और रही बात पति पत्नी की सेवा की, तो देवों के देव महादेव भी माता पार्वती की सेवा किया करते थे। कृष्ण भगवान भी तो राधा रानी की दिन रात सेवा किया करते थे। तो अगर मेरे पति ने मेरे लिए व्रत रखने की इच्छा जताई तो इसमें गलत बात क्या है? और अगर मैंने अपने पति के पहले खाना खा लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? सच तो यही है कि आपके सारे नियम कानून बेबुनियाद है और सरासर गलत है। इसीलिए अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। अगर ईशिता इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। भाभी एकदम सही बोल रही है माँ पापा। आप दोनों को तो मेरी भी कुछ नहीं पड़ी। आप तो मेरे फैसले की भी इज्जत नहीं करते। मुझे भी नहीं रहना अब इस घर में। मैं भी भैया भाभी के साथ चली जाऊंगी। अजित, ईशिता और हेतल तीनों घर छोड़कर जा ही रहे होते हैं कि तभी वो दोनों उन्हें रोक लेते हैं। रुक जाओ बहू। हेतल बेटा, अजित बेटा, हमें माफ कर दो। तुम्हारी बातों ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी ज्ञानी हो और कितनी समझदार भी हो। हाँ बहू, हमने तो तुम्हें एक आजकल की लड़की ही समझा, लेकिन तुमसे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे जैसे मेरी सास से सीखने को मिला, मैं उसी प्रकार तुम पर अनुशासन लगा रही थी। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद इस घर में किसी पर कोई अनुशासन नहीं लगाया जाएगा। इस घर को छोड़कर मत जाओ बहू। अगर तुम चली गई तो मेरे घर की लक्ष्मी चली जाएगी। शोभा और केशवनाथ की माफी मांगने पर वो तीनों उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद सास ससुर घर में अनुशासन नहीं लगाते और सभी वापस प्यार से रहने लगते हैं।